दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले लगातार कुछ 1 महीने से गुजरात की राजनीति और जो गुजरात का सोशल फैब्रिक है उसमें बहुत सारी उथल पुथल हो रही है। आपको हम लगातार उस पर जो है खबरें पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और उसका जो आकलन जो भी हो सकता है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये पूरा जो चित्र है इसको एक तरह से देखें कि थर्ड आई के नजरिए से देखने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसको विहंगावलोकन, मतलब कि जो पक्षी होता है ऊपर से, विहंग जो होता है ऊपर से देखता है तो उसको पूरा चित्र नजर आता है। ऐसे ही एक बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करने वाले हैं गुजरात की अभी की जो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, पॉलिटिकल सिनारियो हो, या जो राजपूत आंदोलन से जो चीजें खड़ी हुई हैं गुजरात के राजनीति और सोशल फैब्रिक को लेकर, सामाजिक ताने बाने को लेकर, और उस पूरी घटना को, उस पूरे माहौल को समझने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। और इसीलिए हमने जो है आज गुजरात के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और मुझसे मेरे मेरे सीनियर, लगभग लगभग 38 साल से जो गुजरात में रहकर बहुत ही नीडर और बहुत ही बेबाक पत्रकारिता करते हैं, ऐसे दिलीप पटेल साहब को हमने आज सोचा कि उनको आमंत्रित करें। और मतलब 38 साल से भी ज्यादा का अनुभव गुजरात में रहकर गुजरात की पत्रकारिता करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी सरकार किसी की भी हो, जब वो जर्नलिज्म में आए थे तब तो कांग्रेस की सरकार थी, उसके कम से कम 12 साल बाद या 10 साल बाद फिर बीजेपी की सरकार बनी। सरकार किसी भी की हो, लेकिन सवाल पूछते रहना और लोगों का हित जो है वो अपने आगे रख के चलना, ये हमने सबने, मेरे से बहुत सारे लोगों ने दिलीप भाई से जो है वो सीखा और समझा है। तो इसलिए मुझे बड़ा आनंद भी है कि मैं आज उनको आमंत्रित कर पा रहा हूँ और आपके साथ मैं उनको जोड़ने जा रहा हूँ और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात को आज की स्थिति में वो कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं और उनकी राय क्या है। तो दिलीप भाई, आपने आज बहुत समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद मयूर जी। तो अब मैं प्रस्तावना तो मैंने, भूमिका बांध दी मैंने, तो अब दिलीप भाई सीधा अपन आते हैं मुद्दे पे। ये अभी जो स्थिति है गुजरात में, तो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, आप कैसे देख रहे हैं इसको? लोकसभा चुनाव अभी 7 मई को आने वाले हैं। देखो, अभी गुजरात में जो स्थिति बनी हुई है इसमें अभी दो एंगल्स इनको देखा जा सकता है। एक तो है सोशल और दूसरा है पॉलिटिकल। सोशल अभी जो हम देख रहे हैं इसमें इसमें जो क्षत्रिय राजपूत समाज है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने डटे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है अभी, तो आयाराम गयाराम की स्थिति आज भी चालू है। आज भी कई लोग आते हैं जाते हैं, मोस्ट ऑफ तो बीजेपी ही उनको अपने 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 पास रख रही है दूसरी दूसरी पार्टी से। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये दो तरह की अभी गुजरात में सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसमें मेरे ख्याल से सबसे जो सीरियस बात है तो ये सोशल सबसे ज्यादा है क्योंकि सोशल, एक तो क्षत्रिय समाज बीजेपी के सामने अभी खड़ा है और उनके साथ कई 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 जगह पे उन्होंने अपोज भी किया है पब्लिक मीटिंग में और अलग अलग जगह पे। तो ये सबसे ज्यादा गुजरात के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक जो समाज है वो नाराज है बीजेपी से और उनके साथ वो लड़ रहे हैं जी। अब मुझे याद आता है 2015 से शुरू हुआ पाटीदार अनामत आंदोलन, ठीक है, उसी के चलते, उसी की इम्पैक्ट से शुरू हुआ वो ओबीसी आंदोलन, और फिर वो कांड हुआ तो फिर दलित आंदोलन। वो 3 अलग अलग कम्युनिटी, 3 अलग अलग समाज के आंदोलन थे। वो 3 साल के आसपास चले, उन्होंने अपनी चरम भी देखा अपना, और फिर उन्हीं में से जो है बहुत सारे नेता, उस आंदोलन के नेता राजनीति में आए और मोस्ट ऑफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे, अमित शाह साहब को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे।
मोदी साहब को क्या क्या कह रहे थे, आनंदीबेन पटेल को पता नहीं क्या कह रहे थे, रूपाणी आए तो रूपाणी का जीना आराम कर दिया था। तो ज्यादातर लोग अभी बीजेपी में है, चुनाव भी लड़े हैं, एमएलए भी बन चुके हैं। और दो लोग जो हैं वो जो आम आदमी पार्टी में गए थे, वो अल्पेश कथिरिया और ये अपना क्या नाम है उसका, धार्मिक मालविया है ना, धार्मिक। हाँ वो भी जो है अभी बीजेपी में शायद अभी जुड़ रहे होंगे या जुड़ जाएंगे, वो भी जुड़ रहे हैं। जिग्नेश मेवानी चला गया कांग्रेस में, जो वहीं खड़ा हुआ, वहीं डटा हुआ है। तो वो आंदोलन उस हद तक हुए कि 2017 में बीजेपी हारते हारते बची। तो क्या बीजेपी को ये गुमान है, ये अभिमान है कि किसी भी समाज कितना भी आंदोलन क्यों कर ले, आखिर तो हमारी ही शरण में आना पड़ेगा? इसीलिए राजपूत समाज जो पहली बार इतना खुल के बाहर आया है। इतना आंदोलन इतना बड़ा मुझे तो याद नहीं कभी राजपूतों ने किया हो। मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं या तो सोशल साइंस को समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये समाज जब इतनी बार, और खास करके माताएं, बहनें, बेटियां, मुझे आपसे ये समझना है कि क्या राजपूत समाज और उनकी जो एक दृढ़ निश्चय मानसिकता है उनकी, क्या उसको समझने में गलती कर दी भाजपा ने, या आपको लगता है कि ये भी जो है ठंडा हो जाएगा? कैसे देखते हैं आप? देखो, अभी जो राजपूत समाज इनके सामने खड़ा है, बीजेपी के सामने, तो जी, मेरे ख्याल से ये अभी अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी को फायदा हो रहा है, पॉलिटिकल इनका गेन बीजेपी ले रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप हम देख सकते हैं, जब से नरेंद्र मोदी गुजरात में आए हैं 2002 से लेके आज तक, तो 2007 में जो इलेक्शन था उसी समय भी इसी तरह का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई अलग अलग जो कास्ट है उनको खड़ा कर दिया गया था। और 2015-16 में, 17 में इस तरह का भी हुआ। तो जो भी स्टेट इलेक्शन आते रहे और जी, लोकसभा इलेक्शन आते रहे, तो उसी जी, समय इस तरह का एक एक कास्ट को भारतीय जनता पार्टी के सामने लाके खड़ा किया कर दिया जाता है। तो इसमें जी, हमेशा बीजेपी को फायदा मिला है। ये पाटीदार आंदोलन हो, क्षत्रिय आंदोलन हो, कोड़ी आंदोलन हो, दलित का आंदोलन हो और ठाकुर का आंदोलन, कोई भी हो, पाटीदारों का दो आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। ये दोनों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। जो सबसे सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो केशुभाई पटेल और गोवर्धन झड़पिया, सुरेश मेहता, काशीराम राणा सब इनके सामने थे। तो उसी समय एक पाटीदार का एक आंदोलन था बीजेपी के सामने, तो इसमें भी फायदा बीजेपी को मिला था। नरेंद्र मोदी ने फिर से गवर्नमेंट बनाई थी। तो इस बार मुझे ये लग रहा है कि जो जो भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है, मगर मेरे ख्याल से तो ये भाजपा को फायदा हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और कई जगह ऐसा भी हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ही ये खड़ा किया है। अभी तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं भी उसी, मतलब मैं फ्लैशबैक में जा रहा था कई बार कि जब 2012 के चुनाव में, हालांकि हमको और आपको सबको लग रहा था कि इस बार ये शायद हार जाएंगे, क्योंकि मामला वहां भी फंसा हुआ था 2012 में भी, जब उन्होंने वो विवेकानंद युवा शक्ति यात्रा जब निकाली चुनाव से पहले, और लगातार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को चुनौती दे रहे थे उस समय भी। और उस समय केशुभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी की घोषणा की, और गोवर्धन झड़फिया जैसे आपने कहा, और काशीराम राणा और ये सब जो है वो उन्होंने मिलके एक पार्टी, नई पार्टी, थर्ड एलिमेंट खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इसका फायदा, जैसे आप कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी को इस तरह से मिला कि पाटीदार के ध्रुवीकरण से, पाटीदारों का जो एक वो है ना कि पी वाला मामला जो प्रचलित है काफी, कि अगर पाटीदार सत्ता में आते हैं तो सिर्फ पाटीदार का या पटेलों का ही महत्व बढ़ जाएगा, बाकी सब कौम जो है, बाकी सब कम्युनिटी फिर धरी की धरी रह जाएगी। तो उससे ये एक समझ में आया था कि और अन्य जो कम्युनिटीज है हमारे यहाँ, जिसको आधार वर्ण कहते हैं, वो सब हो गए बीजेपी की तरफ। तो वहां उन्होंने जो है मतलब कि एक वॉल्यूम में वोटिंग किया, ये थियरी उस समय आ रही थी। और नरेंद्र भाई 2012 में जो मुश्किल था उनका जीतना, वो जीत गए। फिर उन्होंने कहा भी कि ये तो प्रो इनकम्बेंसी है, हालांकि सीटें 2 कम हुई थी उनकी,
लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रो इनकम्बेंसी है, ऐसा कुछ नाम दिया था। पर क्या राजपूत समाज, जैसे आप कहते हैं, मुझे भी मन में आशंका है कि जानबूझ के इसको भड़काया जा रहा है। वरना कांति अमृतिया भी ये जो अभी 2 दिन पहले कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था मोरबी में, वो नहीं बोलते। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, वो अच्छी बात नहीं बोलना, तो वो नहीं बोलते उस तरह का कि मतलब लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये लगातार हो रहा है कि राजपूतों की भावनाओं में जो जख्म उनको मिला है उस पर नमक छिड़का जाए। तो ये जानबूझ के ही हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये कैसे फायदा देगा बीजेपी को? देखो, इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक किसी कास्ट को अपने खिलाफ कर दो तो बाकी की जो कास्ट है वो एक हो जाती है। वो ऐसा सोचने लगती है कि ये जो कास्ट है वो इस सोसाइटी में ज्यादा आगे बढ़कर किसी को परेशान कर रहे हैं, इस तरह को उनको लगता है। तो बाकी के जो लोग है, बाकी के जो कास्ट है वो एक हो जाती है। हमने देखा 1985 में, तो 1985 में ऐसा ही हुआ था जब माधव सिंह सोलंकी ने अपनी सरकार बनाई सबसे ज्यादा जी सीट लेके। तो उसी समय उन्होंने ऐसा ही किया था, एक कास्ट को एक तरफ कर दिया और दूसरी कास्ट को दूसरी ओर कर दिया। तो इनसे भारतीय जनता पार्टी का वहां से सूर्योदय होने लगा, तो कांग्रेस का अस्त होने लगा। क्योंकि ये कास्टिज्म जो है, मयूर भाई आपको बताता हूं कि पूरे भारत में एक केका शास्त्री, जो आप जानते हैं कि केका शास्त्री हमारे जो इतिहासविद है, तो उन्होंने एक रिसर्च किया था कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कास्ट गुजरात में है, सबसे ज्यादा। जी एक गुजरात का इतिहास बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। वो समिति के वो मेंबर थे केका शास्त्री, और विश्व हिंदू परिषद के स्थापक में से फाउंडर में से एक थे। हाँ, तो उन्होंने ऐसा रिसर्च किया था कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कास्ट है वो गुजरात में। उनकी वजह भी उन्होंने बताई कि गुजरात में जितने भी रूलिंग किंग आए, पार्टी आई, तो वो ज्यादातर बाहर से आए हुए लोग, ज्यादातर बाहर से आए हुए लोग हुए। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी माइग्रेट होके यहाँ गुजरात में आई है। इवन जी भारत के ही नहीं, भारत के बाहर से जितने भी लोग आए हैं वो भी गुजरात में आए हैं। तो अलग अलग देश के, अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से लोग जो यहाँ पे, इनके कम्युनिटी जो आई, उनमें जी कास्टिज्म सबसे ज्यादा यहाँ हुआ है। तो ये जो है बात, वो नरेंद्र मोदी ने अच्छी तरह से पकड़ ली है कि एक कास्ट को हमारे खिलाफ कर दो तो दूसरी जो कास्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ जाएगी। तो 85 हाँ से ये चल रहा है सिलसिला, और सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। हर बिल्कुल एक सही है। इलेक्शन में हम देख सकते हैं। और अगर इसको ज्यादा और रैशनली देखें तो ये बात सच है। हाँ, अगर जो मतलब सवर्ण क्षत्रिय समाज है उसकी तो संख्या, पॉपुलेशन बहुत कम है गुजरात में। फिर अगर उसमें हम जो ओबीसी में समावेश होते हैं उन सब क्षत्रिय समाज को भी जोड़ लें तब फिर तादाद बड़ी हो जाती है। तब तो फिर जो है बड़ी वो हो तो जाएगी ठाकुर समाज है, वो भी अपने आप को हाँ। क्षत्रिय में कहते हैं। फिर तो कड़िया में भी क्षत्रिय कड़िया समाज है और उसका फिर व्याप बड़ा हो जाता है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि दिख रहा है कि इनके सम्मेलनों में, राजपूत समाज के सम्मेलनों में भी मतलब तादाद बड़ी होती है लोगों की। ये जो अभी राजकोट के पास हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर के लोग थे। तो उसमें वो सब होंगे, वो जो ओबीसी में शामिल है वो भी क्षत्रिय समाज के लोग होंगे, जैसे नाडोदा राजपूत हैं, काराड़िया राजपूत हैं, काटी दरबार जो राजपूत हैं वो होंगे, और भी बहुत सारे होंगे। तो सब मिलके मिले होंगे। पर हाँ, अब जब आप ये कह रहे हैं तो मेरा जो रैशनली इस चीज को समझने का और दर्शकों तक पहुंचाने का जो के लिए जो सवाल है वो ये है कि अगर एक समाज को भड़काकर दूसरे समाजों को के वोट को पोलराइज करने की जो नीति आप कहते हैं वो हम देख भी रहे हैं। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अब तक हुआ है, वो अब तक हुआ है। लेकिन ये आपको लगता नहीं कि ये जो समाज है वो सबसे अलग है? राजपूत समाज जो है उसको वैसे अब तक छेड़ा नहीं गया था कभी, क्योंकि वो वॉरियर
कम्युनिटी है, वो संरक्षक रही हुई कम्युनिटी है, और उस हिसाब से, और अच्छा वो राज करती आई हुई कम्युनिटी है, मतलब कि वो लोग थे राजा रजवाड़ा, वही लोग थे। तो इनको कभी अब तक छेड़ा नहीं गया था। आपको लगता है कि अगर ये जानबूझ के किया जा रहा है तो क्या ये बीजेपी के फेवर में जाएगा? हाँ, डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है। ये बीजेपी को फायदा ही मिल रहा है, क्योंकि आज तक अब हमने देखा है कि बीजेपी को जो जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। सामने जो लोग हैं उनको किस तरह से भड़काया जाए, हाँ, इस तरह के हमें, आपने तो एक बोला अमृत कांति अमृतिया जो मोरबी के एमएलए है, तो इस तरह के 5 लोगों ने अलग 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 इस टाइप के स्टेटमेंट दिया है। तो वो देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों दे रहे हैं? देने के इनके स्टेटमेंट के पीछे हम देखते हैं कि कोई न कोई इरादा है भारतीय जनता पार्टी का या इनके लीडर्स का। तो जिस तरह से पाटिल, सीआर पाटिल को करना चाहिए कि इस कम्युनिटी को मनाने के लिए, समझाने के लिए, इनके साथ समझौता करने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला ने नहीं किया, हाँ, पाटिल ने नहीं किया, और यहाँ जितने भी लोग आए, और सीएम ने तो कुछ भी नहीं किया इसमें हम देखते हैं। तो अमित शाह जो सीएम गुजरात में है, सीएम तो अलिप्त हैं। भूपेंद्र पटेल को कोई लेना देना है ही नहीं। वो इस मुद्दे पे आज तक एक शब्द नहीं बोले। देखिए, ये नहीं कमाल की बोले, बात। हाँ, और ज्यादातर, हाँ, ये ज्यादातर होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर को छोड़ के किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया गवर्नमेंट की ओर से, तो उनको अलग रखा गया है। हो सकता है कि गवर्नमेंट को अलग रखने की कोई इनका प्लान भी होगा। पहले भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है तो उनको गैरफायदा होता है। तो ये हो सकता है कि भूपेंद्र पटेल को इस तरह से अलग कर दिया गया हो, क्योंकि वो पाटीदार भी है। अगर वो यहाँ पे जो आते हैं इनको इसमें, तो पाटीदार वर्सेस क्षत्रिय हो जाता है। अभी तो पाटीदार वर्सेस क्षत्रिय नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। जो हुआ है वो रूपाला के सामने हुआ है, एक पर्सनली हुआ है, कोई कम्युनिटी के सामने परस्पर सामने नहीं आए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो जो जिस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो इससे तो फायदा दिखाई दे रहा है। इनके अलावा ये बीजेपी है, बीजेपी अगर इनको फायदा नहीं हो रहा है तो किसी भी तरह से, हुक या कुक, किसी भी तरह से वो मना लेते हैं, पूरे आंदोलन को तितर बितर कर देते हैं। इनके पास एक ताकत है, कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, मगर नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अमित शाह ने भी नहीं किया जी। अमित शाह ने भी नहीं किया, बात बिल्कुल सही है। हर संघवी जा रहे हैं भिन्न भिन्न जगह पे जाके, राजपूत समाज के जो सोशल लीडर हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं वैसे वो जो एक मतलब कि जी जान लगा के कोशिश जो दिखनी चाहिए ना, कि भाई मना ही लेना है कैसे भी करके, वो कोशिश नहीं की जा रही है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि विशेष रूप से जो जिला मथक हैं और जो तहसील हैं और जो गांव हैं, वहां पे इनकी सभाओं का विरोध हो रहा है, उनके प्रचार कार्य का विरोध हो रहा है, और उसके दृश्य रोज सामने आ रहे हैं। तो ये क्या एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि गुजरात की जनता देखे? और क्योंकि एक डर हमेशा रहा है राजपूत समाज के लोगों का, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड माने जाते हैं। तो वैसे भी जो है अदर कम्युनिटीज है, वो उनसे जो है पंगा लेने में डरती है कि भाई ये हमारे बापू साहब है, इनसे लड़ाई नहीं करनी है। तो ऐसे उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस उनकी जानी जाती है पूरी कम्युनिटी की। तो क्या उस स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस को और जिसे कहते हैं ना कि मैग्नीफाई करके गुजरात के लोगों तक दिखाने की कोशिश छुपी तरह से हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये समझा जाए क्या, ताकि लोग डरें और ये कहें कि भाई अगर नहीं हाँ, ये अगर बीजेपी का ये विरोध कर रहे हैं तो हमको तो बीजेपी को जिताना ही पड़ेगा, वरना फिर ये लोग जो हैं अगर कांग्रेस आ गई तो फिर ये लोग तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। ये मानसिकता हो सकती है क्या? ये मानसिकता तो नहीं हो सकती है अभी, क्योंकि इसमें अगर ऐसा करेंगे बीजेपी को तो उनको फायदा बहुत कम मिल सकता है। मगर एक है मयूर जी कि राजहठ जो बोलते हैं हम, राजहठ कि जो अपने अपने ये पहले यहाँ के राजा महाराजा थे, तो एक बार वो ठान लेते हैं कि नहीं हमको ये करना है,
तो अभी ये क्षत्रियो में दिखाई दे रहा है राजहट, तो उन्होंने पकड़ लिया तो वो छोड़ने वाले ही नहीं है, छोड़ेंगे भी नहीं। इसमें ये बीजेपी का क्या स्ट्रेटेजी रही है पहले से, मैं आपको बता रहा हूं कि जब बीजेपी का सूर्योदय हुआ, जब यहाँ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगे, तब उसी समय यही राजपूत समाज है, इनका उपयोग यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। ये केशुभाई पटेल हो और इनके मकरंद देसाई हो, वो सभी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि तब उसी समय गांव में भारतीय जनता पार्टी को गांव में जाने नहीं देते थे, तो वहां के कैंडिडेट मोस्ट ऑफ वो जानते थे कि हम हारने वाले हैं, मगर वह कैंडिडेट खड़े रखते थे राजपूत। कई जगह पे ऐसा हुआ था असेंबली में और लोकल इलेक्शन में, तो राजपूत को वो टिकट देते थे, वहां इलेक्शन कंटेस्ट करवाते थे यही भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसा लगता है मयूर जी कि उनको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि अब राजपूतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्ज जो वोट बैंक है वो नहीं है, राजपूत नहीं है। तो नेचुरली हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी लोगों की बात मानते हैं कि जिनकी जो कास्ट को सबसे ज्यादा वोट है उनको मानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी। अब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने भी लीडर्स, अच्छे लीडर्स थे, राजपूत लीडर्स, वो सभी को कॉर्नर कर दिया गया है, सभी को। अभी तक एक पिछले समझ सकते हैं कि 10 साल में कम से कम जी, सबसे पहले तो 10 साल में कम से कम 20, हाँ, शंकर सिंह वाघेला। इनके बाद पिछले 10 साल में हम देख सकते हैं कि जितने भी बड़े राजपूत नेता थे उनको कॉर्नर कर दिया गया है। लास्ट में प्रदीप वाघेला जो साणंद के रहने वाले हैं और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे, तो उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। अभी राजपूत समाज के भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिनका कोई कमांड एक राजपूत समाज पे, राजपूत कास्ट पे हो। तो ये भी एक बात है कि बीजेपी को नहीं जरूरत है अभी, पहले जब थी तब नहीं है, तो उनको सामने ला के खड़ा कर दो। आखिरी सवाल आपसे इस बारे में ये करना है मुझे कि लग रहा है वो ये है कि ऑब्वियसली रूपाला की टिकट तो कटी नहीं, तो वो तो लड़ रहे हैं। राजपूतों का आंदोलन जो है वो शहरों में कम, गांव में और तालुका में, जिला मथक में ज्यादा और काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जामनगर में पूनम माडम का कार्यक्रम था, बड़ा हंगामा हो गया, आपने देखा होगा वो दृश्य भी। और विनोद चावड़ा को जिस तरह से उसके काफिले को रोका गया, कच्छ के सांसद, वो भी आपने देखा होगा। और मतलब वो अपने हिसाब से फैल रहा है पूरा मामला। धर्मरथ निकाले हैं राजपूतों ने गांव से, वो भी हम देख रहे हैं। तो चुनाव तो चलिए दिलीप भाई हो जाएंगे 7 मई को हमारे यहाँ गुजरात में, ठीक है, वो अब जो उसमें होना होगा वो हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपने कहा कि राजहट है, राजपूत छोड़ेंगे नहीं, इसके बाद का गुजरात कैसे देखते हैं, कैसा देखते हैं? मयूर जी, इसमें एक अच्छी बात है कि न तो राजपूत समाज ने और न तो पाटीदार समाज ने एक सोशल की तरफ से नहीं देखा है। जो भी हो रहा है इंडिविजुअल मोस्ट ऑफ ऐसे मानते हैं। तो एक अच्छी बात है कि एक कास्ट है दूसरी कास्ट के सामने नहीं है। हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह का प्रयत्न किया था, एक कास्ट के सामने भी दूसरे कास्ट को, राजपूत का जो एक राजपूत लोगों ने पाटीदारों की जो हत्या की थी, वो नरेंद्र मोदी ने वो इंसिडेंस को उछालने का प्रयत्न किया था। तो इस तरह का यहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा है। न तो पाटीदार इनके सामने आ रहे हैं राजपूत के सामने, और न तो राजपूत पाटीदार के सामने आ रहे हैं। तो और उल्टा ये हो रहा है कि परेश दानानी के समर्थन में राजकोट में राजपूत हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने उनको जो है वो आरती वारती उतार के उनको विजय का आशीर्वाद दिया हुआ है। ये अलग, ये अच्छा दृश्य है, मतलब अच्छा दृश्य की रक्षा बांधी थी। हाँ, रक्षा बांधी थी। तो मतलब वो समाज, दो अलग अलग समाज के बीच का वैमनस्य नहीं बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके अभिमान, इनके सम्मान पर, राजपूतों के सम्मान पर जो चोट तो पहुंची है दिलीप भाई, ये तो मान सकते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। सम्मान पे चोट पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी उनको सुन नहीं रही है किसी भी हिसाब से।
चुनाव हो जाएंगे। मैं जयराज सिंह जाडेजा जो मोरबी के करणी सेना के हैं, उनका मैं कुछ एक निवेदन देख रहा था, बाकी और भी कुछ निवेदन देख रहा था मैं, तो मुझे बोलते हुए मैंने सुना कि ठीक है, हम भी बैठे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि मतलब विद इन दी अदर कम्युनिटीज कोई तनाव हो, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, वो मैंने सुनी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं राजपूत नेताओं के साथ मई जाने दीजिए, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्या समझे? हाँ कि ना, फिर से कहीं मैं समझ नहीं सका। कि 7 मई जो है चुनाव होने दीजिए, चुनाव जाने दीजिए, ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होगा, चुनाव जाने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं जिन जिन लोगों ने राजपूतों के खिलाफ जो बोला है, चाहे वो हमारे समाज के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या और कोई भी हो, उनको हम दिखाएंगे कि राजपूत क्या होते हैं, वो 7 मई के बाद दिखाएंगे। ऐसा निवेदन मैंने 2-3 अलग अलग जगह सुने। क्या मतलब निकाले अच्छा। इसका? हाँ हाँ, तो इनका मतलब ये भी, अरे कुछ लोगों का ये कहना है, उनकी जो कमेटी बनी है वो कमेटी का कहना नहीं है, तो इंडिविजुअल हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा। तो हो सकता है कि कई जगह पे ये इलेक्शन के बाद भी ये मामला चलता रहे, और इसमें कई ऐसे लीडर्स है, उनको सामना भी करना पड़ेगा। तो इनका मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये जो अभी चल रहा है क्षत्रिय समाज का, राजपूत समाज का, तो वो लंबे समय तक चलेगा। ऐसा ए, दो तीन जो आप जो बता रहे हैं, इनसे इंडिविजुअल हो सकते हैं, मगर ये इनकी जो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। उन्होंने अभी तक लोकसभा, वो डिसाइड नहीं किया। क्योंकि लोकसभा चुनाव के 1.5 साल के बाद फिर लोकल बॉडीज चुनाव है, और वहां पे अगर वहां तक ये गुस्सा रहा तो फिर थोड़ा बीजेपी को हाँ, लोकल बॉडीज तो में भाजपा जाके को, हाँ, परेशानी होगी। भाजपा को डेफिनेटली वो इनको उनके खिलाफ जाएगा। हाँ, वोटिंग में खिलाफ जाएगा, क्योंकि लोकल जो वोटिंग होगा तालुका लेवल तक का, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी सारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकल में तो इनकी कई कई ऐसी सीट्स है कि वहां ये राजपूत समाज इलेक्शन पे प्रभाव पा सकता है। यस। थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला और एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव और एंगल दिया है कि लग रहा है, पॉसिबल है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती है कि राजपूतों का गुस्सा शांत हो, ताकि उनको चुनाव में बाकी शांत समाजों हो, के हाँ। वोट का ध्रुव का फायदा मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई ये बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, आपको जोड़ते रहेंगे। हमने दर्शकों को बता भी दिया कि हमने एक सोचा है कि गुजरात पर जो है, मतलब गुजरात बतौर स्टेट 1947 में आजादी मिली, उसके बाद जब ये मुंबई राज्य और सौराष्ट्र था, तब से लेके अब तक का जो सोशियो पॉलिटिकल जो पूरा एक सफर जर्नी रहा है गुजरात का, उस पर हम जो है कोशिश करेंगे कि एक 8-10 एपिसोड जो है अगर आपके समक्ष ला पाए, तो हम कोशिश करने वाले ईमानदारी से। अब होता है कि नहीं अब देखें, लेकिन हमारी दोनों की इच्छा है कि हम करें ये। तो ये है, ये बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो नमस्ते। दोस्तों, दिलीप पटेल साहब थे और आपने सुनी बातचीत। नया नया एक एंगल है इस पूरे मामले, क्षत्रिय समाज के आंदोलन के पीछे का एक बहुत नया एंगल आपके समक्ष भी आया है, और मुझे भी उस एंगल में काफी दम दिखता है। आपको क्या लग रहा है, ये आप हमको कमेंट करके, बातचीत के सुनने के बाद लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।